दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक मैन ईटर्स एंड जंगल किलर्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है, नई कहानी कंटिन्यू करते हैं। आज की कहानी है द मॉलर ऑफ राजनगरा। अब दोस्तों, बुक में लिखा है आज नवंबर 1995 में जब ये कहानी बताई जा रही है, वो मॉलर अभी भी जिंदा है। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिशें की, नाकाम रहा। बहुत सारे दूसरे शिकारियों ने भी उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। अब ये जो मॉलर है, ये एक टाइगर है, अनोखा टाइगर है, अनोखे तरीकों से वारदात करता है और उस इलाके में एक्टिव है जहां कभी कोई टाइगर रहा ही नहीं। अब ये जिस तरीके से हमला करता है, उस तरीके से कभी टाइगर्स ने हमला नहीं किया। ये आदमियों के पैर खरोच के उन्हें ले जाता था और उन्हें मारता था। करीब 33 हमले ऐसे हुए और इस टाइगर का शिकार बने सारे के सारे चरवाहे। एक भी केस ऐसा नहीं था कि टाइगर ने इंसान को मारा हो या खाया हो। वो खरोचता था, कभी सिर से लेके गर्दन तक खरोच देता था, पूरा चेहरा खरोच देता था, कभी पैर खरोच देता था। अब इसके वारदात करने के अंदाज से लोगों को यही लगा कि ये एक पैंथर है, यानी कि तेंदुआ या लेपर्ड, क्योंकि लेपर्ड भी खरोचने के लिए जाना जाता है। लेकिन जब इसके शिकार बने इंसानों से सवाल किए गए तो उनका जवाब यही आया कि ये धारी वाला टाइगर था, धब्बे वाला तेंदुआ नहीं। अब मुझे भी ये ख्याल मन में आ रहा था कि ये जो टाइगर है, पक्का इसे मुंह में, दांत में, चेहरे में कहीं तो भी चोट लगी है, जिसकी वजह से ये अपने मुंह का इस्तेमाल नहीं कर पाता है लोगों को काटने में या मारने में। यही वजह है कि यह अपने पंजों का इस्तेमाल करता है। अब चरवाहों का कहना था कि पिछले 2 सालों में इस टाइगर ने हमारे 200 पशु मार दिए। अब हर केस, ज्यादातर केस की जब जांच की गई तो शिकार को खाने के अंदाज से यह मालूम चल गया कि टाइगर के दांतों में कोई कमी नहीं है। आराम से मांस को फाड़ता है, फिर खाता है। उसने जितने भी शिकार मारे थे, टाइगर के अंदाज में ही मारे थे, यानी कि गर्दन तोड़ के। और जब उसे खाया था, वो भी टाइगर के अंदाज में ही खाया था, यानी कि मांस को फाड़ के। अब दूसरी आश्चर्यजनक बात इस टाइगर के बारे में थी कि ये जहां पर भी वारदात करता था, वो इलाके टाइगर के रहने के लायक ही नहीं थे। यानी छोटी छोटी कटीली झाड़ियां, उन इलाकों में ये करता था अपनी गुजर बसर। कहीं ऊंची ऊंची चट्टानें थी, कहीं नदी के बोल्डर्स, कहीं बांस के झुरमुट। इस टाइगर ने बनाया था ऐसी जगहों को अपना आशियाना। इस इलाके में लेपर्ड यानी तेंदुए बहुत घूमते थे, ये तो सबको मालूम था। लेकिन टाइगर यहां पे आएगा और रहने लगेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। अब जहां की ये बात हो रही है, ये साउथ कोयम्बटूर में डिम्बम के नजदीक का इलाका था। डिम्बम से करीब 2500 फीट नीचे जब आप वैली में आ जाएंगे तो वो इलाका है जिसकी कि हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ताड़ के झाड़ हैं, लैंटाना की झाड़ियां हैं और घास है। जंगली जानवर भी बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ मिलती है तो भेड़ और या फिर जंगली मुर्गे, मोर मोरनियां। अब उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ यह इलाका था करीब 5 मील का। पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ यह इलाका फैला था 30 माइल्स में। आगे जाके ये इलाका भवानी नदी तक पहुंच जाता है, जो आगे जाके कावेरी नदी में मिल जाती है। हमें यह बताया गया था कि यह टाइगर नीलगिरी की पहाड़ियों से आया था, मोयार नदी के रास्ते से होता हुआ, टहलता हुआ, और उसे यह इलाका दिख गया और वो यहीं का होके रह गया। अब उसने ये इलाका क्यों पसंद किया, ये कोई भी समझ सकता है कि यहाँ जंगली जानवर नहीं थे, लेकिन पालतू जानवर बहुतायत में थे। यहाँ बहुत सारी कैटल पट्टी थी, यानी कि जानवरों का बसेरा, और उसका इरादा इन्हीं पर गुजर बसर करने का था। अब कहानी यहां से शुरू होती है
कि पहले जब भी वो पशुओं को मारता था, नॉर्मल तरीके से मारता था, नॉर्मल तरीके से पकड़ता था और नॉर्मल तरीके से ही खाता था। और जब उसे भगा दिया जाता था चरवाहों के ग्रुप के द्वारा, तो भाग भी जाता था। अब आपने सुना होगा, अति सर्वर्थ वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। चरवाहों ने ज्यादती कर दी थी। जब वो भगाने से भागने लगा था, तो उन्होंने उसे कुत्ता ही समझ लिया था। जब देखते हो हल्ला करके उसे भगा देते थे। अगर वो कहीं से गुजर रहा होता था, तब भी उस पे हो हल्ला होने लगा था। टाइगर इस बात को दिल पर ले गया था। टाइगर का कहना था, आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा है जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। पहना दीजिए मुझे सर से लेके पांव तक जंजीरें, चढ़ा दीजिए जमीन से लेके आसमान तक दीवारें। कालिया हर जंजीर तोड़कर दिखा देगा जेलर साहब। और उस कालिया ने सारी जंजीरें तोड़ दी। अभी तक उसने कभी इंसानों पर वार नहीं किया था, लेकिन अब उसे अपना फौलाद दिखाना था। एक चरवाहा जो उसे पत्थर मारते मारते आगे आ गया था, उसने उस चरवाहे को ही धर दबोचा। टाइगर गाय को उठा के जा रहा था, तभी चरवाहे ने एक बड़ा पत्थर उसे मार दिया और टाइगर को लग गया। टाइगर ने गाय को नीचे रखा, हमला कर दिया चरवाहे के ऊपर और बुरी तरह से उसका चेहरा, उसकी छाती खरोच दी और उसके बाद उसे उसे वहीं छोड़ दिया। टाइगर का कहना था, आज तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया, क्योंकि कालिया कभी किसी निहत्थे पे वार नहीं करता। और टाइगर वापस लौट गया, गाय को उठाया, चलता बना। घायल चरवाहा बुरी तरह से घायल पड़ा हुआ था, देख रहा था कि ये हुआ क्या। अब से जब भी चरवाहे पत्थर मारते थे टाइगर के ऊपर, जब वो किसी पशु को मारता था, टाइगर आता था, किसी एक को पकड़ता था, बुरी तरह से खरोचता था और वापस चला जाता था। ये टाइगर बहुत समझदार था, चाहता तो उस इंसान को उठा के ले जाता, खा लेता। लेकिन वो जानता था कि उसे फायदा है लोगों के डर से, और वो डर पैदा होता है जब वो उन्हें खरोच के अधमरा करके छोड़ देता है। तब कई दिन तक वो उसके सामने नहीं आते थे। जिस पशु को चाहता था उसे मारता था, खाता था। लोग डर जाते थे। 2 साल में टाइगर ने खरोच के 33 इंसान छोड़े थे। उसमें से 11 ब्लड पॉइजनिंग की वजह से मर गए थे और बाकी जो बचे थे वो टाइगर की दहशत की कहानी कह रहे थे। लेकिन जो ये 11 आदमी मरे थे, इन्हें मैन ईटर टाइगर के अटैक से मरा हुआ नहीं माना गया। ना ही ये माना गया कि इन्हें टाइगर ने मारा है, क्योंकि ये टाइगर के हमले में घायल हुए थे, मरे तो इन्फेक्शन से थे। अब जुलाई 1955 की बात है। एक दिन एक आदमी टाइगर के हमले में घायल नहीं हुआ, गायब ही हो गया। जब टाइगर ने उस पर हमला किया, वो जोरों से चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज दूर पशु चरा रहे चरवाहों ने सुनी। उन्हें मालूम चल गया, क्योंकि उसने बोला, टाइगर ने हमला किया है। अब टाइगर के हमले के बाद यह आदमी भागा, जंगल की तरफ भागा, लेकिन कभी वापस नहीं आया। अब 2 घंटों के बाद एक सर्च पार्टी उस इंसान को ढूंढने के लिए निकली, लेकिन वो पार्टी उस जगह तो पहुंच गई जहां टाइगर ने हमला किया था, लेकिन वहां उस इंसान का नामो निशान नहीं था। वहां मरी हुई गाय तो पड़ी थी, इंसान नहीं था। और जो सर्च पार्टी थी, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जंगल में जाए और टाइगर को ढूंढे। उन लोगों ने वापस लौटने का फैसला किया और उसके बाद वो इंसान कभी नहीं मिला। अब इसके बाद 6 हमले इसी तरीके से और हुए। 3 इंसान तो उसी तरीके से बच गए जब टाइगर ने उन्हें खरोंच के छोड़ दिया, लेकिन बाकी के 3 इतने खुश नसीब नहीं थे, वो वापस नहीं आए। उन आदमियों का भविष्य में भी कभी कोई सुराग नहीं लगा। अब जो सरकारी आंकड़े बोल रहे थे, 33 मॉलिंग, 4 किलिंग बाय टाइगर। और जब जब मॉलिंग की गई, तो वो उसका तरीका एक ही था, बाय स्क्रैचिंग।
अब यह मालूम नहीं चल रहा था कि टाइगर जब इंसानों को ले जा रहा है तो उसे मार के कहीं खा रहा है या ले जाके मार के कहीं छोड़ देता है और बाद में जैकल, हाइना या वल्चर्स खा लेते हैं। अब एंडरसन बोलते हैं, इस जानवर के बारे में मैंने न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ा था, लेकिन फाइनली मुझे पूरी इंफॉर्मेशन तब मिली जब मेरे पास आया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लेटर। इस टाइम पर एंडरसन के पास में कुछ छुट्टियां भी बची हुई थी, तो उन्होंने सोचा छुट्टियों का सही इस्तेमाल टाइगर को पकड़ने या मारने में इससे बेहतर क्या होगा। अब एंडरसन ने फॉरेस्ट का मैप उठाया और तहकीकात की और ये मालूम चला कि ये जो कार्रवाई करने वाले हैं उस कार्रवाई का हेडक्वार्टर्स रहेगा राजनगरा में। वहां छोटा सा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, उसमें इतनी जगह है कि एंडरसन भी रह सकते हैं और उनका सामान भी रह सकता है। अब अगर डिम्बम के रास्ते से जाए तो यह जगह बैंगलोर से 147 किलोमीटर दूर है। रोड भी देखा जाए तो ठीक ठाक ही थी। अपनी स्टड बेकर कार से केनेथ एंडरसन शाम को 4 बजे 4 घंटे की ड्राइव के बाद पहुंच गए राजनगरा के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। अब जब केनेथ एंडरसन ड्राइव करके जा रहे थे और जब राजनगरा का यह अंदाजा लगा रहे थे कि करीब 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो झाड़ियों वाला जंगल शुरू हो गया था। हालांकि एंडरसन को यकीन नहीं था कि वो सच में 2 घंटे में ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि जनरली सड़कें खराब होती है, टाइम अंदाजे से कहीं ज्यादा लगता है। अब एंडरसन ने देखा कि 3 आदमी जा रहे हैं। एक आदमी को सहारा देके और जिसको सहारा दिया जा रहा है वो खून से लथपथ है। इंक्वायरी करने पर मालूम चला कि अभी अभी इस व्यक्ति पर टाइगर ने हमला कर दिया है, वही टाइगर जिसको मारने के लिए केनेथ एंडरसन वहां पर आए थे। अब जब उस व्यक्ति से पूछा जो कि बात करने की स्थिति में था, उसने बताया कि उसे मालूम नहीं था कि वो खतरे में है। बस उसके हमला होने के पहले उसे टाइगर की एक ग्राउल सुनाई पड़ी और उसके बाद टाइगर ने उस पर हमला कर दिया। टाइगर अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया था, अगले पैरों से बुरी तरह से उसे खुरच दिया। टाइगर जो कि एक इंसान को अपने एक पंजे से मार सकता था, पता नहीं क्यों वो इंसानों को मार नहीं रहा था, सिर्फ खरोच के छोड़ देता था। यानी उसका कहना था, इस आदमी को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दूंगा, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। अब जब वो आदमी नीचे गिर गया, मदद के लिए चिल्लाया, टाइगर वहां से पलटा। जो पालतू पशु घूम रहे थे उनमें से एक को उठाया और चलता बना। अब जब टाइगर ने इस चरवाहे पर हमला कर दिया था और जब वो खून से लथपथ लेटा हुआ था, तो उसने अपनी आंखों से देखा कि टाइगर ने एक भूरे बैल को पकड़ा था और उसके बाद उठा के ले गया था जंगल में। अब उसकी मदद की गुहार लोगों ने सुनी तो, लेकिन उसके बावजूद उसकी मदद करने के लिए कोई आया नहीं। वो आदमी खुद लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे चलता हुआ सड़क तक आया। तब जाके उसके साथी आए और उसे लेके अब जा रहे थे जब केनेथ एंडरसन ने उसे देखा। अब एंडरसन ने पूछा कि तुम मुझे वो जगह बता दो जहां टाइगर ने बैल को मारा है। एक आदमी से उन्होंने कहा, तुम इसको राजनगर ले जाओ, एक मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि टाइगर अभी नजदीक ही होगा, उसे मारना आसान होगा। अब उन दोनों के बीच में हीटेड आर्गुमेंट शुरू हो गई। दोनों ही बोल रहे थे कि मुझे गांव में अर्जेंट काम है, तुम चले जाओ साहब के साथ। यानी कि कोई भी उस जगह पर नहीं जाना चाहता था जहां टाइगर है। अब एंडरसन बोलते हैं कि मैं उन्हें कोई दोष नहीं देता, क्योंकि टाइगर ने हमले कर करके जो अपनी दहशत वहां फैला दी थी, वो दहशत उन लोगों के अंदर दिख रही थी और मैं भी उन लोगों के लिए एक अजनबी था। यानी उन्हें मालूम नहीं था कि टाइगर आएगा तो ये साहब क्या कर सकते हैं। उन्हें तो यह भी डाउट था कि हो सकता है जब टाइगर सामने आए तो ये साहब जिनके पास बंदूक है, यानी कि एंडरसन,
खुद टाइगर को देख के भाग जाए और मुझे यानी वो गांव वाला वहीं खड़ा रह जाए टाइगर के खरोचने के इंतजार में। अब बहुत मनुहार के बाद, समझाने बुझाने के बाद एक आदमी को एंडरसन ने राजी किया अपने साथ चलने के लिए, क्योंकि एंडरसन अकेले जा नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें लोकेशन का अंदाजा नहीं था। और उसके बाद उस घायल व्यक्ति को भेज दिया राजनगरा इलाज के लिए और खुद चल पड़े टाइगर के इलाज के लिए। अब एंडरसन और उनका वो साथी चल पड़े। गाड़ी से उतर के नीचे जंगल के रास्ते पर इन्हें खून की बूंदें दिखाई दे रही थी, और वो जगह जहां टाइगर ने खरोचा था वहां तो बहुत सारा खून पड़ा था। अब कई जगह चट्टाने भी थी रास्ते में और उसमें खून बहुत सारा फैला हुआ था। इससे एंडरसन को रियलाइज हुआ कि जितना देखकर वो उसे घायल समझे थे, ये आदमी उससे कहीं ज्यादा घायल है। अब एंडरसन को अफसोस होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि मुझे उस आदमी को अपनी कार में लेके जाना था सत्यमंगलम के हॉस्पिटल में, जहां उसका इलाज हो जाता और वो बच जाता। मैंने उसे उस आदमी के साथ जाने दिया कि टाइगर मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था। करते करते हम उस जगह पे पहुंच गए जहां टाइगर ने उस इंसान पर हमला किया था। वहां की जो रेत थी वो हमले की गंभीरता को बता रही थी। अब उसके बाद हम लोग वो जगह ढूंढने लगे जहां टाइगर ने उस बैल को मारा था, और वो जगह भी हमें मिल गई करीब 30 गज की दूरी पर। अब जो मेरा साथी था उसने और आगे जाने से मना कर दिया। एंडरसन ने बोला मैं उसकी कंडीशन समझ सकता था और इसके आगे मुझे उसकी जरूरत भी नहीं थी। वो मेरे साथ चलता तो एक लायबिलिटी होता, क्योंकि मुझे अपनी सुरक्षा के साथ उसकी भी सुरक्षा करनी होती। एक ऐसे इंसान की सुरक्षा जो बुरी तरह से दहशत में है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो उसे मैंने वहीं छोड़ दिया और मेल टाइगर के पैरों के निशान जो मुझे अब मिल चुके थे, मैंने उन निशानों को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब दुर्भाग्य की बात यह थी कि मैं जब अपनी कार से जा रहा था तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे रास्ते में ही एक्शन लेना पड़ जाएगा। तो मैंने रबर सोल शूज नहीं पहने थे जो कि मैं शिकार पर पहनता हूं। मैंने पहने थे चमड़े के बूट। अब जो चमड़े के बूट थे वो जमीन पर भी थोड़ी आवाज करते थे, और जब ये पत्थरों के ऊपर पड़ते थे तो कुछ ज्यादा ही आवाज करते थे। फिर भी जितनी सावधानी एक शिकारी बरत सकता है, मैंने उतनी सावधानी बरती, और करते करते चलते चलते मैं पहुंच गया नाले के पास। अब मैं वहां पर रुक गया, आसपास का जायजा लेने लगा। वहां की जो वनस्पति थी बहुत ज्यादा घनी थी, उसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब एंडरसन ने दूर जहां उनको दिखाई दे रहा था पहाड़ी के ऊपर, वहां देखने की कोशिश की। ना तो टाइगर का कोई सुराग था, ना ही बैल का। इसका मतलब वो टाइगर इन झाड़ियों में ही छिपा हुआ है, आगे गया नहीं। अब पक्का टाइगर उस शिकार को खा रहा है, और अगर नहीं खा रहा है तो उस शिकार के पास लेटकर आराम फरमा रहा है। अब जो जूते एंडरसन ने पहने थे, उन जूतों के साथ उन झाड़ियों में आगे बढ़ना बेवकूफी थी, क्योंकि यह सीधा सीधा ऐलान होता कि आ बैल मुझे मार। हालांकि वो बैल तो मरा हुआ था, मार नहीं सकता था, लेकिन उसके पास जो टाइगर बैठा था वो इस संदेशे का उत्तर जरूर देता। एंडरसन, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। वो जमीन भी हमारी होगी, नाखून भी हमारे होंगे, और वक्त भी हमारा होगा। अब एंडरसन नहीं चाहते थे कि यह वक्त उसका हो। उन्होंने सोचा अगर मैं जूते उतार भी दूंगा तो पक्का किसी ना किसी कांटे पर मेरा पैर पड़ जाएगा या किसी नुकीले पत्थर पर पड़ जाएगा। अब एंडरसन को लग रहा था अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन शाम के 5 बज चुके हैं, 1 घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा। अगर 1 घंटे में टाइगर को नहीं मारा तो फिर वो मुझे मार देगा, क्योंकि रात को वो देख सकता है, मैं नहीं देख सकता। अब जब अपने अंतर मन के सवालों में एंडरसन उलझे हुए थे और सवाल जवाब कर रहे थे, टाइगर ने जवाब दे दिया, क्योंकि वो जानता था कि जमीन भी उसकी है, नाखून भी उसके हैं, और ये वक्त ये भी उसका है। टाइगर जूतों की आवाज सुन चुका था, धीरे धीरे सड़क के किनारे आ चुका था,
एंडरसन को अंदाजा भी नहीं लगा था कि टाइगर का हमला होने वाला है। टाइगर ने दूसरा एंगल लिया था, थोड़ा साइड से आके, थोड़ा ज्यादा ऊंचाई से। यानी एंडरसन नीचे थे, टाइगर ऊपर था, और ये कंडीशन बहुत भयानक होती है। टाइगर अपने पेट पे सरक सरक के आगे आया था, एक झाड़ी के पीछे था, एंडरसन से मात्र 10 फीट की दूरी पर था। वैसे एंडरसन बोलते हैं कि मेरी सिक्स सेंस हमेशा मेरी रक्षा करती है, लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ था, मेरी सिक्स सेंस को भी नहीं मालूम चला। अब एंडरसन ने थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश की नाले की तरफ, तभी जंगल को कपाने वाली दहाड़ आई पीछे की तरफ से। एंडरसन घूमे, टाइगर ने उनके ऊपर चार्ज किया, छलांग मारी। पॉइंट ब्लैंक रेंज से एंडरसन ने गोली चलाई, लेकिन वो गोली मिस हो गई। अब पता नहीं क्या हुआ, या तो बंदूक का धमाका, या बंदूक की चमक, या फिर जब उसने मुझे देखा कि मैं चरवाहा नहीं हूं, मैंने कोट पहना है, चेक वाले ब्लू के कपड़े हैं, डिफरेंट आदमी हूं, जो भी हुआ, वो वुफ करते हुए झाड़ियों में गायब हो गए। अब जल्दी जल्दी एंडरसन ने टाइगर का पीछा किया, सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते उस बुल से, यानी कि बैल से टकरा गए, जो कि मरा हुआ था। गिरते गिरते बचे, और वहां पर देखा टाइगर ने उस बैल को खाना शुरू कर दिया था। वो काफी हद तक खा चुका था जब उसने एंडरसन के पैरों की आहट सुनी। जब उसने डिसाइड किया कौन है ये बेपरवाह जो खुद मौत की तरफ आ रहा है, उसने डिसाइड किया कि ये आए ना आए, मौत खुद चल के उस तक जाएगी। अब जहां पर एंडरसन थे, वहां पर कोई ऊंचा मजबूत पेड़ नहीं था जिसके ऊपर एंडरसन बैठ सकते। तो एक घनी झाड़ी एंडरसन ने देखी जहां से उन्हें बैल नजर आ रहा था, और वो उसके पीछे ही बैठ गए। एंडरसन ने भी सोचा, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, टाइगर हो या टाइग्रेस, आएगी ही आएगी। लेकिन वो टाइगर जो सोच रहा था कि मजाक मजाक में ये तो भारी पड़ गया यार, वो बंदूक की आवाज से इतना डर गया था कि दोबारा आया नहीं। शाम के 6:15 हो गए। एंडरसन ने सोचा, अब वापस चलना ही ठीक है। अब एंडरसन उस जगह पहुंचे जहां उस चरवाहे को छोड़ा था। एंडरसन ने सोचा था उसे अपने साथ ले चलूंगा, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे, वो चरवाहा वहां पर नहीं था। शायद उस चरवाहे ने सोचा था कि ये जो गोरा साहब गया है, अब ये वापस नहीं आएगा, तो वो खुद अपने घर चला गया होगा। और ये सोच के एंडरसन खुद रोड तक आए, अपनी कार में बैठे और चल दिए राजनगरा की तरफ। जब मैं राजनगरा पहुंचा तो मालूम चला वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, और जब भीड़ से मालूम किया तो मालूम चला कि उस आदमी जो कि घायल था, उसे पहले ही रेफर किया जा चुका है सत्यमंगलम के हॉस्पिटल। उसके साथ उसका भाई और पत्नी भी गए थे। अब मैंने उस आदमी के बारे में पता किया जो मेरे साथ जंगल में गया था, वो अभी तक वापस नहीं आया था। अब एंडरसन ने सोचा कि जिस जगह पर उसे मैंने छोड़ा था, वहां पर यह आदमी था नहीं। टाइगर दूसरी जगह था, टाइगर ने हमला किया नहीं होगा, तो यह आदमी गया कहां? इतना तो तय था कि जो आदमी जंगल में जाने से डर रहा था, वो जंगल में रात नहीं गुजारेगा, सड़क पर भी नहीं गुजारेगा, उस इलाके में कहीं भी नहीं रुकेगा जहां टाइगर का साया है। अब उसके रिश्तेदार और उसकी पत्नी मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे, मेरे सामने चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। अब अंधेरा हो चुका था, जंगल में कोई निशान मिलने नहीं वाले थे। अगर उसे टाइगर ले गया होगा तो इस बात को रात में ढूंढा नहीं जा सकता था। एंडरसन ने फॉरेस्ट गार्ड को अपनी गाड़ी में बिठाया और उस जगह तक ड्राइव करके गए जहां पहले गाड़ी रोकी थी। गाड़ी से उतर के एंडरसन ने फॉरेस्ट गार्ड से कहा, उस आदमी को उसका नाम लेके पुकारो। आवाज लगाई गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी दूर और गाड़ी ले गए, फिर आवाज लगाई, फिर कोई जवाब नहीं आया। फिर एंडरसन गाड़ी चला के गांव वापस आ गए। अब एंडरसन को अंदाजा लग चुका था कि टाइगर उस आदमी को उठा के ले गया है। जब इन्होंने फायर किया था और टाइगर के इंतजार में बैल के पास बैठे थे, टाइगर इस आदमी के पास पहुंच गया था और इसको मार के कहीं और ले गया था। साफ संदेशा दे रहा था, तू डाल डाल, मैं पात पात। उस रात एंडरसन ठीक से सो नहीं पाए।
क्योंकि उसके रिश्तेदार और उसकी पत्नी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पर एंडरसन के दरवाजे के सामने ही पूरी रात रोते रहे। खुद एंडरसन को भी गिल्टी कॉन्शियस हो रहा था कि उस आदमी की मौत के जिम्मेदार वो खुद है। एंडरसन को लग रहा था अगर उस आदमी पर इन्होंने इतना जोर नहीं दिया होता जो पहले ही जंगल जाने से डर रहा था, तो वो आज मरा नहीं होता, जिंदा होता। अब भोर होते ही मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां मैंने उस आदमी को छोड़ा था। पूरे में ढूंढता रहा, कहीं भी किसी तरह के स्ट्रगल के निशान नहीं मिल रहे। एंडरसन ने गोल गोल सर्कल बना के घूमना शुरू कर दिया। हर बार वो अपने सर्कल को बड़ा करते जा रहे थे, लेकिन कुछ भी मिल नहीं रहा था। अब वो आदमी गया कहां, ये एक रहस्य बन चुका था। इतना तो तय है, जब एंडरसन टाइगर के पीछे गए थे तो वो आदमी इनके पीछे नहीं आया था। इस बात की पूरी संभावना थी कि अकेले खड़े रहने में वो डर रहा होगा, तो उसने रोड की तरफ चलना शुरू कर दिया होगा। अब इस थ्योरी पे काम करते हुए एंडरसन ने रोड की तरफ चलना शुरू कर दिया। एक एक सुराग ढूंढने लगे। अब करीब 300 गज की दूरी तक एंडरसन चले होंगे और इन्हें पहला सुराग मिल गया। वो मिली थी एक चप्पल, चमड़े की चप्पल। और उस चप्पल की दूसरी साथी, यानी कि दूसरी चप्पल भी नजदीक में ही थी। और जिस अंदाज में ये चप्पलें पड़ी थीं, इनको देख के ये नहीं लग रहा था कि इस इंसान को टाइगर खींच के ले गया। ये लग रहा था इंसान ने दौड़ते दौड़ते फेंक के उतारी है ताकि वो और तेज भाग सके। अब इस इलाके में सूखी घास थी, पैरों के निशान मिल नहीं रहे थे। तभी थोड़ी दूर पर इन्हें कुछ फड़ फड़ की आवाज आई, तो देखा घास में उस इंसान की धोती उलझी हुई थी, हवा से हिल रही थी, आवाज कर रही थी। वहीं घास पर खून की कुछ बूंदें पड़ी हुई थी। यहां पर एंडरसन को साफ अंदाजा हो गया कि टाइगर ने इस इंसान को पकड़ा है। ये वो जगह थी जो रोड के पैरेलल चलती थी, उस नाले से बहुत ज्यादा दूर नहीं थी जिस नाले के पास मुलाकात हुई थी टाइगर से एंडरसन की। अब एंडरसन चलते गए, एक जगह नदी के किनारे पथरीले रास्ते पर आ गए। अभी तक इन्हें बॉडी नहीं मिली थी। इन्हें मालूम था कि टाइगर ने बॉडी को आस पास ही छिपाया है। अब इनको कुछ मैगपाइज की आवाज सुनाई दी करीब 100 गज की दूरी पर। एंडरसन समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। ये मैगपाइज बबूल के पेड़ पर बैठे थे, बहुत परेशान थे, जोर जोर से आवाज कर रहे थे और देख रहे थे नीचे की तरफ। अब जो इंसान जंगल में जाता है उसे जंगल के इशारों को जरूर समझना चाहिए, और ये मैगपाई दो ही इशारे कर रहे थे। या तो उन्होंने उस आदमी की बॉडी को देख लिया था जिसे टाइगर ने मारा था, और या फिर इन्होंने देख लिया था खुद टाइगर को, जो कि मुझ पे घात लगाए होगा, और ये परेशान हो रहे थे उस टाइगर को देख के। अब एंडरसन सावधानी पूर्वक चलते रहे। आज उन्होंने रबर सोल वाले जूते पहने थे तो आवाज नहीं हो रही थी। बढ़ते बढ़ते ये उसी तरफ जा रहे थे। मैगपाइज ने एंडरसन को आते देखा और वो उड़ चले। अब जहां पर वो मैगपाई बैठे थे उस जगह का अंदाजा लगा लिया था एंडरसन ने, और बड़े ही सावधानी पूर्वक बढ़ रहे थे। उस बबूल के पेड़ के नीचे नदी की तरफ से एक चट्टान पड़ी थी, और उस चट्टान के पीछे पड़े थे अवशेष मुनियप्पा के। उस अभागे इंसान का नाम मुनियप्पा था, और जहां मुनियप्पा की बॉडी पड़ी हुई थी उसके पास ही टाइगर के पैरों के निशान थे। और ये मेल टाइगर था, लेकिन साधारण साइज का टाइगर था। ऐसा नहीं था कि इसका बॉडी बिल्ड कुछ बड़ा हो। अब फिर से स्थिति ये थी कि यहां पर ऐसा कोई बड़ा पेड़ था नहीं जिस पर केनेथ एंडरसन बैठ सकते। बबूल का पेड़ था, लेकिन बबूल के पेड़ पर इसलिए नहीं बैठा जा सकता कि उसमें इतने कांटे होते हैं कि फिर इतने छेद हो जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि सांस कहां से ले। बाकी खुद समझदार हो। वहां पर कोई बांस का झुरमुट भी नहीं था, लेंटाना की झाड़ियों का झुरमुट भी नहीं था जिसके पीछे बैठकर केनेथ एंडरसन टाइगर का इंतजार करते। अब एंडरसन बोलते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि मेरे जीवन काल में मैंने इतने टाइगरों का पीछा किया, इतने लेपर्ड का पीछा किया, इतनी रात में बैठा, ये सबसे खतरनाक स्पॉट था
जब आप टाइगर के इंतजार में बैठे हैं, और वो भी मैन ईटर टाइगर। लेकिन कुछ तो करना ही था, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात घूम रही थी। जो भी हो, मुनियप्पा की मौत मेरी वजह से हुई है। मैं ही जिम्मेदार हूं। मैं ही लेके आया था उसके बार बार मना करने पर जंगल के अंदर। मैं ही उसे छोड़ के गया था उस जगह पे जहां टाइगर ने कुछ घंटों पहले एक इंसान पे हमला किया। अब एंडरसन को मालूम था कि टाइगर शाम होने या फिर रात के पहले इस शिकार को खाने दोबारा नहीं आएगा, और अगर ऐसे इसको दिन में छोड़ दिया गया तो गिद्ध शाम तक इसे सफाचट कर देंगे। इसलिए इसको झाड़ियों से कवर किया जाना बहुत जरूरी था। लेकिन वहां पर झाड़ियां तो थी ही नहीं, तो कैरेथ एंडरसन ने अपना खाकी कोट उतारा, उससे कवर कर दिया। जो थोड़ा बहुत हिस्सा बच गया उसे पत्थरों से कवर कर दिया। अब एंडरसन वापस फॉरेस्ट बंगलो के पास आए, और यहां पर उन्हें एक ऐसी बुरी खबर सुनानी थी मुनियप्पा के रिश्तेदारों को कि उसके बाद रोना धोना भी बढ़ जाता, चीखना चिल्लाना भी बढ़ जाता, और एक डिमांड भी आ जाती कि मुनियप्पा के शरीर को वापस लाओ ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। बहुत देर तक उन्हें समझाना पड़ा कि मुझे केवल एक मौका दे दो। एक मौके के बाद मैं उस टाइगर को खत्म कर दूंगा, वो टाइगर जो आप लोगों के जीवन का काल बना हुआ है। और अगर आपने मुनियप्पा का शरीर वापस ले लिया तो शायद मैं उसे ना मार पाऊं। बहुत मुश्किल से उस औरत ने सहमति में अपना सर हिलाया। अब उसके बाद एंडरसन ने एक काउंसिल ऑफ वार बुलाई, जिसमें गांव का पटेल, फॉरेस्ट गार्ड और खुद कैरेथ एंडरसन बैठे। एंडरसन ने उनको प्लान समझाया कि इस तरीके से बॉडी पड़ी है पत्थर के पास में, मैं उसे ढक के आया हूं, और मैं आसपास कहीं बगल में ही बैठूंगा क्योंकि कोई पेड़ नहीं है। उन लोगों ने कहा, ऐसा करने में तो आपकी जान को खतरा है। एंडरसन बोले, मैं बात जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वहां कोई दूसरा पेड़ है नहीं, कोई दूसरा जरिया है नहीं, तो करूं तो क्या करूं। तो मैं वहां बैठूंगा, क्योंकि अगर शरीर वापस ले आए उस आदमी का, यानी कि मुनियप्पा, तो फिर टाइगर को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब आधा दिन बीत गया था। एंडरसन मुनियप्पा के शरीर के पास पहुंच चुके थे। शरीर से दुर्गंध आनी शुरू हो गई थी। बहुत सारे ब्लू बॉटल फ्लाइज आसपास उड़ रहे थे, और जैसे ही एंडरसन ने वो कोट उठाया, वो सारे के सारे उस शरीर पर चिपक गए जो कि कभी हुआ करता था मुनियप्पा। एंडरसन इस बात के लिए तैयार होकर आए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दोपहर में मुनियप्पा का शव बहुत बुरी बदबू मारेगा। उसके लिए वो कॉटन के टुकड़े लाए थे जो उन्होंने अपने नाक में लगा लिए थे, लेकिन वो टुकड़े काम नहीं कर रहे थे, और लग रहा था एंडरसन बीमार पड़ने वाले हैं। गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। दूर दराज से पक्षियों की आवाज आ रही थी। अब समय बीतता गया। 4 बजे, उसके बाद बजे 5। कोई आहट नहीं हुई। 5 बजे के बाद एक मोर चल के उस तरफ आ रहा था। एंडरसन इतने चुपचाप बैठे थे कि मोर को पता भी नहीं चला। लेकिन जब वो नजदीक आ गया 10 फीट की दूरी पर, तो उसे मालूम चला यहाँ एक नहीं, 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनसे उसे डरने की जरूरत है। पहला मुनियप्पा, दूसरा केनेथ एंडरसन। वो तेजी के साथ पंख फड़फड़ाते हुए उड़ा, इतनी तेजी के साथ कि कहीं दोनों में से एक उसे पकड़ ना ले। अब जैसे कि आप कल्पना कर पा रहे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड था, इंतजार कर रहा था टाइगर का। हालांकि मैं परेशान भी बहुत था, गर्मी से और उस बदबू से जो उस अध खाए शव से आ रही थी। अब उसके बाद 15 मिनट के लिए एकदम सन्नाटा छा गया, यहां तक कि झींगुर और बर्ड्स की आवाज भी नहीं आ रही थी। एंडरसन बिना हिले डुले बैठे थे, सिर्फ उनकी आंखें मूव कर रही थीं। हल्का सा भी पत्ता सरके तो एंडरसन अलर्ट हो जा रहे थे। इतने चौकन्ने रहने की वजह से एंडरसन की आंखें भी दुखने लगी थी। अब दूर से एक जंगली मुर्गे की आवाज आई, जिसने कि उस सन्नाटे को तोड़ा, और उसके बाद आवाज आई नाइट जार की, जो कि कर रहा था अपनी चक चक की आवाज। शाम का टाइम था, 6:15। अब एंडरसन समझ चुके थे कि ये वो टाइम आ चुका है जब इनको वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि रात भर
मैन ईटर के इलाके में जमीन पर बैठे रहना आत्महत्या करने के बराबर है। अब एंडरसन खड़े हुए, अपने अकड़े हुए पैरों को सीधा किया, चल पड़े कार के पास, जहां पहले से उन्होंने गांव के लोगों को बुलाया हुआ था कि मुनियप्पा का शरीर उठा लेना अंतिम संस्कार के लिए। अब काफी अंधेरा हो चुका था जब मुनियप्पा का शरीर उठाया गया, लेकिन एंडरसन को टेंशन नहीं था क्योंकि उन्हें मालूम था कि रोशनी ज्यादा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इतने सारे लोग हैं कि कोई भी टाइगर अटैक नहीं करेगा। वापस चल के इन्होंने एक रवीन में एक कंबल बिछाया और उसमें लपेट दिए मुनियप्पा के रिमेन्स। कंबल गांव वाले पहले से लेके आए थे। अब वो लोग अपने रीति रिवाज के साथ उसके रिमेन्स को लेकर बढ़ चले राजनगरा की तरफ। मैं गाड़ी से मोटरेबल रोड से आ गया। अगले दिन एंडरसन उसी जगह पे वापस पहुंच गए, उस नाले पर जहां की मुनियप्पा के रिमेन्स थे। टाइगर वापस नहीं आया था क्योंकि वहां पर उसके पग मार्क्स नहीं थे। अब एंडरसन ने डिसाइड किया कि वो नाले नाले चलेंगे उस तरफ जहां पर वो भूरे रंग का बैल जो कि इनके पैरों में उलझ गया था, ये गिरते गिरते बचे थे, जो कि टाइगर ने ही मारा था, उस तरफ इनको उम्मीद थी कि अगर ये बढ़ेंगे तो टाइगर के मिलने की संभावना है। इस रास्ते पर एंडरसन बहुत ही सावधानी के साथ चले कि कई जगह पे ये नाला 6 फीट का हो गया था, इतना सकरा कि टाइगर बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकता था। अब जो वो बैल था वो आधे मील की दूरी पर था जहां पर मुनियप्पा को टाइगर ने खाया था, और जहां बैल पड़ा था उसके ऊपर बहुत सारी झाड़ियां लटकती हुई बैल के ऊपर थीं कि वो आसमान से गिद्धों को नजर नहीं आने वाला था। लेकिन जब एंडरसन वहां पर पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। टाइगर ने उस रात बैल को पूरा खा लिया था। शायद उसका इंसानी मांस में इंटरेस्ट नहीं रह गया था, और या फिर उसने एंडरसन को बैठे हुए देख लिया था। अब वहां पर कोई भी ऐसा किल नहीं था जिसमें टाइगर के लौट के आने की संभावना हो। तो अब टाइगर से मुलाकात के लिए केनेथ एंडरसन को दूसरे मौके का इंतजार था। अब बाकी के दिन एंडरसन कई पहाड़ियों पर जंगलों में घूमते रहे। कई जगह टाइगर के पैरों के निशान मिले, लेकिन टाइगर का सुराग मिला नहीं। ऐसे करते करते एंडरसन के 3 दिन बीत चुके थे। टोटल 7 दिन की छुट्टी लेके आए थे, 4 दिन ही बचे थे। अब एंडरसन परेशान हो रहे थे। अब एंडरसन ने दूसरा तरीका अपना लिया था। एक पहाड़ की चोटी पे जाके टाइगर की दहाड़ की आवाज निकालने लगे, ठीक उसी तरह जैसे टाइगर निकालता है। एंडरसन को इंतजार था टाइगर की कॉल का। टाइगर का कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद एंडरसन गए दूसरी पहाड़ी पर, फिर तीसरी पहाड़ी पर, लेकिन टाइगर की कॉल का जवाब नहीं आया। एंडरसन समझ गए आसपास कहीं भी टाइगर है भी नहीं। अब अगले दिन गांव के चरवाहे अपने जानवरों को लेके जंगल में गए। अब जब आप ये सुनोगे तो आप बोलोगे कितने बहादुर लोग हैं, कितनी बहादुरी का काम है जिस जंगल में मैन ईटर घूम रहा हो वहां पर अपने पशु लेके जाए कोई चराने के लिए। ये बात सच है कि ये बहादुरी का काम है, लेकिन ये मजबूरी का भी काम था, क्योंकि गांव वालों के पशु पूरी तरह से जंगल जाके चरने पर आश्रित थे। उनके लिए चारे का कोई दूसरा प्रोविजन नहीं था। या तो जानवर को जंगल में लेके जाओ या फिर चारा जंगल से काट के लाओ। दोनों में बराबर ही खतरा था। चारा काट के लाने में ज्यादा खतरा था। उस दिन चरवाहों के ग्रुप में एंडरसन भी शामिल हो गए। वहीं घूमते रहे जहां चरवाहे थे या फिर जहां पर उनके जानवर थे। शाम हो गई, कोई टाइगर नहीं आया। अब जो छठी सुबह हुई तब एंडरसन को लगने लगा कि वो टाइगर इस इलाके को छोड़ के कहीं दूर जा चुका है, और अब उन्हें मौका देगा नहीं कि एंडरसन टाइगर को मार सके। अब एंडरसन जंगल में घूम रहे थे। करीब 8 मील की दूरी पर थे उस जगह से जहां टाइगर ने मुनियप्पा को मारा था। तभी कुछ गांव वाले दौड़ते हुए उन तक आए कि टाइगर ने एक आदमी पर फिर हमला कर दिया है। एंडरसन भागते हुए उन लोगों के साथ गए और देखा टाइगर के हमले का वही तरीका था। चेहरा, छाती, सब जगह स्क्रैचेस थे, लेकिन टाइगर ने उसे काटा नहीं था, खाया नहीं था। इस आदमी का बहुत खून निकल गया था। ये इस कंडीशन में नहीं था चल सके। मैं भागता हुआ कार तक गया, उन लोगों से बोला जल्दी से इसे लेके कार तक आओ। फिर मैं कार से उसे सत्यमंगलम हॉस्पिटल लेके गया। वहां पे उसे ड्रॉप किया। तब उसकी बहुत बुरी हालत थी।
उसके बाद गाड़ी चला के मैं वापस उस जगह पे आया, गाड़ी से उतर के जंगल में उसी जगह पे पहुंचा जहां टाइगर ने उस पर हमला किया था। खून के निशानों से एंडरसन को अटैक की जगह पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वहां जाकर मालूम चला कि आदमी पर अटैक करने के बाद टाइगर किसी जानवर को नहीं मार पाया, क्योंकि जानवर एक साथ भगदड़ में सड़क की तरफ निकल गए थे। तो उस जगह पर बैठने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि टाइगर वापस क्यों आता जब वहां पर कोई शिकार हुआ ही नहीं। एंडरसन यहां वहां घूमते रहे, टाइगर की कॉल निकालते रहे, लेकिन ये सारी कॉल्स मिस्ड कॉल्स थी। अब एंडरसन ने डिसाइड किया कि रात को सड़कों पर गाड़ी चलाएंगे, क्या पता किसी मोड़ पर टाइगर मिल जाए। वो सड़क पर गाड़ी चलाते रहे, यहां से वहां। हर ट्रिप के बाद 10-15 मिनट का इंतजार करते थे, फिर आते थे। सुबह होने वाली थी, एंडरसन को बहुत नींद आ रही थी और गाड़ी का पेट्रोल टैंक खाली हो रहा था। अगली सुबह एंडरसन की आखिरी सुबह थी उस इलाके में। चरवाहे जंगल में जा नहीं रहे थे। वो उसी उम्मीद में पैदल चलते रहे। अपनी गाड़ी से 6 मील तक पैदल चले गए, लेकिन टाइगर का सुराग नहीं मिला। अब एंडरसन एक छोटी पहाड़ी के नीचे जा रहे थे। वहां लेंटाना की झाड़ियां थी, कुछ और भी झाड़ियां थी। अचानक से टाइगर झाड़ी से निकला। एंडरसन ने टाइगर को देखा, टाइगर ने एंडरसन को देखा। टाइगर उछल के फिर झाड़ी में गायब हो गया। अपनी राइफल को कंधे में लगा के एंडरसन आगे बढ़ते रहे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि टाइगर का हमला होने वाला है। हालांकि वो अंदर से डरे हुए थे। उनका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि आवाजें बाहर तक आ रही थी, लेकिन वो हमला हुआ ही नहीं। चारों तरफ देख लिया, टाइगर वहां से जा चुका था। शायद उसे मालूम था कि यहां पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। और इस तरह से खत्म हो गया 7वां दिन केनेथ एंडरसन की छुट्टी का। अब एंडरसन को वापस लौटना था बैंगलोर। तो ये कहानी एक असफलता की कहानी है। उस टाइगर को मैं कभी मार ही नहीं पाया, मैं ये स्वीकार करता हूं। कहानी के शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि वो टाइगर अभी भी जंगल में घूम रहा है। लेकिन इस कहानी में करुणा है, मेहनत है, रोमांच है। अब एंडरसन बोलते हैं कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मुझे उन चरवाहों को उस हाल में छोड़ के आना पड़ा, लेकिन मैं जल्दी कोशिश करूंगा वापस आने के लिए। लेकिन अभी मैं कर ही क्या सकता हूं। अब एंडरसन ने एक चेक दिया मुनियप्पा की विधवा को और उसके बाद बढ़ चले बैंगलोर की तरफ। अब जब एंडरसन की गाड़ी बढ़ रही थी बैंगलोर की तरफ, जो झाड़ियां गाड़ी से टकरा रही थी वो उन्हें बहुत बुरी याद दिला रही थी। क्या क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे मुनियप्पा की मौत हुई, कितना चालाक टाइगर था, और वो शिकार को मारने की जगह स्क्रैच करना क्यों पसंद करता था। ये सवाल मेरे जहन में कौंता ही रहेगा। और दोस्तों, इस कहानी के स्टार्टिंग में 1995 लिखा था। वो मेरे ख्याल से टाइपिंग मिस्टेक है, 1955 होना चाहिए, क्योंकि 1974 में केनेथ एंडरसन की डेथ हो गई थी। तो दोस्तों, इस तरह से समाप्त हुई ये कहानी, और साथ में ही समाप्त हुई ये बुक द मैन ईटर्स एंड जंगल किलर्स, जिसे कि लिखा था केनेथ एंडरसन ने। अब हमारी नई सीरीज स्टार्ट होगी जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनीबस, जिसमें जिम कॉर्बेट की सारी कहानियां एक लाइन से आप सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।